जब सीमा कविता के साथ अस्पताल से लौट रही थी और जैसे ही मोहल्ले में पहुंची, पड़ोसियों की तीखी नजरें तीरों की तरह उस पर बरसने लगी। कोई फुसफुसा रहा था तो कोई ताना कसते हुए खुलकर कह रहा था, सीमा कितनी चरित्रहीन औरत है, उसका पति जेल में है, फिर भी पेट में बच्चा किसका है। ये सुनकर सीमा का दिल दर्द और शर्म से भर गया। उसने सिर झुका लिया और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ने लगी। हर ताना उसके दिल को छल्ली कर रहा था। जैसे तैसे वह घर पहुंची। अंदर कदम रखते ही उसका सब्र जवाब दे गया। कविता रसोई में चाय बनाने चली गई और सीमा चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गई। मोहल्ले वालों की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थी। उनका एक एक शब्द जैसे उसके आत्मसम्मान को चीर रहा था। उसके ताने ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। आखिरकार वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कविता जो रसोई में चाय बना रही थी, सीमा की सिसकियां की आवाज सुनकर घबरा गई। वह तुरंत रसोई छोड़कर भागी और सीमा के पास आकर बैठ गई। परेशान होकर उसने चिंतित स्वर में पूछा, सीमा क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है। सीमा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द और बेबसी झलक रही थी। गहरी सांस लेते हुए वह टूटते स्वर में बोली, कविता मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। कोई मुझे बिना बाप के बच्चे की माँ कह रहा है, तो कोई यह ताना मार रहा है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। मुझसे अब और नहीं सहन हो रहा। ये बातें उसे अंदर से तोड़ रही थी। सीमा ने गहरी सांस ली और दर्द भरे स्वर में बोली, मुझे याद है उस दिन रमेश ने मुझे मारा था और मैं उसके हाथ जोड़कर बार बार कह रही थी, मैंने बस एक पराठा बनाकर खाया है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बिना रुके वह बेल्ट से मुझे पीटता जा रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अपनी जान बचाने के लिए मैं पुलिस के पास चली गई। पुलिस वालों ने रमेश और उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया और रमेश को 1 साल की सजा हो गई। उस वक्त मुझे लगा था कि मैंने सही किया, मगर अब ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश उस दिन मैंने चुपचाप सह लिया होता। कम से कम आज मुझे मोहल्ले के इन तानों का सामना तो नहीं करना पड़ता। कविता अब मैं उस घर में कैसे जाऊंगी, मेरा अब क्या होगा। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। कविता ने उसका हाथ थामा और गहरी सांस लेकर बोली, सीमा सुन, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। जो लोग आज तुझे ताने मार रहे हैं वही लोग तेरी कल तारीफ करेंगे। तू कमजोर मत पड़, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने दुख भरी आवाज में कहा, लेकिन रमेश वो तो मुझे अपनाने से पहले ही इनकार कर चुका है। उसने मुझे मारा और घर से निकाल दिया है। अब मैं उससे इस बच्चे के बारे में कैसे बात करूं। पता नहीं यह सुनकर वो खुश होगा या फिर मोहल्ले वालों की तरह वो भी ताने मारेगा। कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे समझाया, तू रमेश से बात करने की कोशिश कर। अगर वो तुझे समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं समझा तो भी तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेले भी इस बच्चे को पाल सकती है। ये बच्चा तेरा कमजोरी नहीं, तेरी ताकत बनेगा। दुनिया की बातों को भुलाकर अपने लिए नई शुरुआत कर। कविता की बातें ने सीमा को एक नई हिम्मत और हौसला दिया। उसने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी, चाहे हालात जैसे भी हो। वह अपने बच्चे के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। अगले दिन सीमा ने रमेश से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। सुबह जल्दी उठकर सीमा ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और तैयार हो गई। आईने में अपनी परछाई देखकर उसने खुद से कहा, मुझे खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए लड़ना है। मैं अब हार नहीं मानूंगी। बाहर निकलते वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर और घबराहट को किनारे पर रख दिया। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसकी नजर अपनी सास बिमला देवी और ननद रागनी पर पड़ी, जो पहले से ही वहां पर खड़ी थी। उससे देखते ही सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों उसे आते देख गुस्से से भौवें सुकड़ाते घूरने लगी। बिमला देवी ने तंज भरी आवाज में कहा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? हमारे बेटे को बर्बाद करके चैन नहीं मिला क्या? रागनी ने तुरंत ताना मारा, भाभी जब से तुम मेरे घर आई हो तब से हमारा घर बर्बाद हो गया है। अब और क्या तमाशा करना बाकी है? सीमा ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, सासू माँ मुझे बस एक बार रमेश से मिलने दीजिए। बिमला देवी ने सीमा को गुस्से से घूरा, लेकिन कुछ नहीं बोली। सीमा चुपचाप जेल के अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर पुलिस वाले से कहा, मुझे अपने पति रमेश से मिलना है। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनकर रमेश से मिलने के लिए अंदर जाने का इशारा किया। सीमा ने सास और ननद की ओर एक नजर डाली और फिर सिर झुकाकर अंदर चली गई। सीमा जितना रमेश के पास जा रही थी उतना ही उसका शरीर डर से कांप रहा था। जेल के अंदर पहुंचते ही उसकी नजर रमेश पर पड़ी। वह कोठरी
के एक कोने में सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसे इस हालत में देखकर सीमा का दिल भारी हो गया। रमेश ने भी सीमा को देखा, लेकिन शर्म और पछतावे के कारण तुरंत नजरें फेर ली। सीमा धीरे धीरे उसके पास डरते हुए गई और धीमे स्वर में बोली, रमेश जी, एक बार मेरी तरफ देखिए। रमेश ने झिझकते हुए उसकी ओर देखा और देखती ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे मारा, तुझे तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने रमेश की ओर देखते हुए कहा, रमेश जी, क्या आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया? रमेश ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सीमा, मैं पिछले कई महीनों से जेल में बैठा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हें चिट्ठियां लिखी, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों? सीमा ने हैरानी से कहा, चिट्ठियां? मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई। रमेश ये सुनकर चौंक गया और हैरान होते हुए बोला, मैंने तो माँ को तुम्हें देने के लिए दी थी, क्या तुम्हारे पास नहीं पहुंची? सीमा को सब समझ आ गया। उसकी सास ने जानबूझकर वह चिट्ठी से छुपा ली थी, लेकिन उसने इस बात को कहीं खत्म करते हुए रमेश से कहा, रमेश जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रमेश ने चिंता स्वर में पूछा, सीमा, क्या हुआ? सीमा ने कुछ देर झिझकते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही रमेश की आंखें बड़ी हो गई। पहले तो वो हैरान रह गया, फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया। सीमा उसकी भावनाएं समझ गई। उसने रमेश की हथेली पर अपने हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, रमेश जी, यह बच्चा आपका ही है, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। सीमा की बात सुनते ही रमेश की आंखों में फिर चमक लौट आई। उसकी उदासी खुशी में बदल गई। वह खुशी से झूम उठा और उत्साहित होकर बोला, सच? क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? सीमा ने मुस्कुराती हुई बोली, हाँ। तभी उनकी बातचीत बीच में ही टूट गई, क्योंकि बिमला देवी और रागिनी वहां आ पहुंची। बिमला देवी ने सीमा की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे बेटे को जेल में भिजवाकर तुझे चैन नहीं मिला? मेरे बेटे को बर्बाद करके अब यहाँ क्या तमाशा करने आई है? तुझे आखिर क्या चाहिए? रमेश ने गुस्से में माँ की बात काटते हुए कहा, माँ, ऐसा मत बोलो। अगर रागिनी की शादी के बाद उसका पति उसे बेल्ट से मारे, उसकी साथ दिन रात ताने मारे, तो आपको कैसा लगेगा? बिमला देवी एकदम चुप हो गई। रमेश ने फिर नम्र स्वर में कहा, माँ, सीमा माँ बनने वाली है। ये सुनते ही बिमला देवी की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा लौट आया। उसने गुस्से में सीमा पर हाथ उठाने की कोशिश करते हुए कहा, अपने पेट में किसका बच्चा लेकर घूम रही है? हमारे खानदान की नाक कटवाएगी? रमेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए सख्ती से कहा, माँ, यह बच्चा मेरा है, और अगर अपनी सीमा पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसने तीखे लफ्ज में कहा, माँ, जो चिट्ठियां मैंने आपको दी थी वो सीमा तक क्यों नहीं पहुंचाई? बिमला देवी ने मुंह फेरते हुए गुस्से में कहा, मैं नहीं चाहती थी कि इसका साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े, इसीलिए मैंने उसे वापस घर आने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद सीमा ने पुलिस वालों से बात की और अपना केस वापस ले लिया। रमेश जेल में से रिहा हो गया। जेल से बाहर निकलते ही वे दोनों सीमा का सामान लेने के लिए सीधे कविता के घर पहुंचे। कविता दरवाजे पर उन्हें देखकर चौंक गई, लेकिन फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप लोग आइए, अंदर आइए। उसने बैठाते हुए उनसे कहा, आप लोग आराम से बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लिए लाती हूँ। रमेश को बहुत तेज भूख लगी थी। जब कविता थाली लेकर आई तो वो बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगा। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश जी, सीमा बहुत अच्छी लड़की है, उसे बस थोड़ा प्यार और 2 टाइम का खाना चाहिए। आप उसे समझिए और उसे प्यार दीजिए, बस। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने खाना छोड़ दिया और अचानक सीमा के पैरों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। सीमा ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती अपनों से ही होती है। उसके बाद वे घर लौट आए। जब सीमा ने ससुराल में पहला कदम रखा तो डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो कांपने लगी। घर का हर कोना उसे उस दिन का याद दिला रहा था जब वह अपमान और दर्द सहकर वहां से निकली थी। लेकिन इस बार रमेश ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसने सीमा को प्यार से गले लगा लिया और उसे घर के अंदर ले गया। 9 महीने बाद सीमा ने एक प्यारे से गोल मटोल बच्चे को जन्म दिया। उसकी किलकारियों ने पूरे घर में नई खुशियां भर दी। बच्चे की मासूम मुस्कान सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे बिमला देवी का दिल भी बदलने लगा और अब वह सीमा से अपनापन जताने लगी। उसका सारा गुस्सा पिघल चुका था। अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सीमा और रमेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा में, जहाँ प्यार, भरोसा और सम्मान की जगह थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी का पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही इस कहानी के दूसरे भाग में सीमा का सबसे ज्यादा साथ कौन दिया है, उस व्यक्ति का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।